हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस वन का फर्स्ट टर्म का उपक्रम देखने जा रहे हैं जो 2 मार्क्स के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रयोग पुस्तिका के साथ आपको उपक्रम भी फर्स्ट टर्म में पूरा करना होता है। साइंस वन का प्रयोग पुस्तिका में 4 प्रयोग लिखने पर आपको उस प्रयोग पुस्तिका पर 2 मार्क्स दिए जाते हैं। उसी तरह से फर्स्ट टर्म का एक उपक्रम पूरा करने पर 2 मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए प्रयोग पुस्तिका के साथ साथ उपक्रम भी फर्स्ट टर्म का साइंस वन का करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जिसमें से पहले पार्ट से संबंधित एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया गया है, जिसे सभी बच्चे आसानी से समझकर आसानी से अपने घर में जितने भी साहित्य हैं उसका उपयोग करके कृति कर भी सकते हैं और उसे अच्छे से लिखकर टीचर्स को दिखा भी सकते हैं और पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट टर्म का साइंस वन का उपक्रम कैसे लिखना है। तो आपको इसे फाइल में लिखना है। जैसे प्रयोग पुस्तिका लिखने के लिए आप लोगों को प्रयोग पुस्तिका खरीदना होता है साइंस का प्रयोग लिखने के लिए, लेकिन यहाँ जब हम उपक्रम करेंगे तो आपको एक फ़ाइल लेना है और फाइल में पेजेस लगाने के लिए आप या तो सादे पेज का उपयोग करें या लाइनिंग वाला फुलस्केप भी उपयोग कर सकते हैं। तो पहले पेज पे आप क्या लिखोगे? नाम, कक्षा, डिवीज़न, रोल नंबर दिया गया है तो लिखना है, स्कूल का नाम है और फिर विषय क्या है? साइंस वन का फर्स्ट टर्म का उपक्रम कर रहे हैं। नीचे आपका बनेगा टीचर साइन पहले ही पेज पे और मार्क्स नीचे जो है 2 लिखना है और 2 में से कितना मिला है वो टीचर्स भरेंगी। तो ये फर्स्ट पेज आपको इस तरह से रेडी रखना है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पेज पर आपका क्या होगा। तो सेकंड पेज पर हम देख रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का उपक्रम 1, क्योंकि साइंस वन का उपक्रम 2 भी होता है। ये साइंस वन हमें सब्जेक्ट दिया गया, उसका उपक्रम 1 फर्स्ट टर्म में करना है, तो दूसरा उपक्रम हम सेकंड टर्म में करेंगे। तो ये हमारा विषय जो है साइंस वन है और टॉपिक इसमें हम क्या लेंगे? तो पहले पार्ट से संबंधित है तो न्यूटन के गति संबंधी नियमों पर आधारित दैनिक जीवन के विभिन्न उपकरणों या साधनों की जानकारी प्राप्त करना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, ये नाम है, उपक्रम का हेडिंग है और ये पूरा जो उपक्रम करेंगे ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है? 2 मार्क्स के लिए। तो सेकंड पेज पे आपको ये लिख लेना है, एक एक पेज पर, एक एक सिंगल पेज पे आपको ये उपक्रम करते जाना है। और नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं जहाँ उपक्रम का हम शुरुआत करेंगे। पहले 2 पेज हमने देख लिया कैसे लिखना है। अब यहाँ पर तीसरे पेज पर हम उपक्रम का नाम डालेंगे। उपक्रम का नाम अभी हमने देखा कि न्यूटन के तीनों नियमों का अध्ययन करके दैनिक जीवन में जो भी उपकरण या साहित्य है उनकी जानकारी लेना और स्पष्टीकरण देना। तो हम अभी पहले पेज जो सेकंड पेज पे लिखे हैं वो यहाँ आकर पूरा हम टॉपिक यहाँ लिखेंगे, तो वही हो जाएगा उपक्रम का नाम। फिर प्रस्तावना देना है, तो अक्सर बच्चे प्रस्तावना नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ लिखा गया है कि हम पाठ 1 में विज्ञान 1 के गति संबंधी तीनों नियम, अर्थात न्यूटन जो हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन हैं, तो उनका नाम कैसे छूटेगा? छोड़ना नहीं है, लिखना है। न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियमों को उदाहरण के साथ पढ़े और उसी आधार पर आज हम ये उपक्रम करेंगे। तीनों नियमों से संबंधित उदाहरण का स्पष्टीकरण भी करेंगे, नियम समझेंगे, कृति भी करेंगे। ये सभी उदाहरण दैनिक जीवन से संबंधित है। तो जो हम करने जा रहे हैं ना वो जानकारी यहाँ लिखा गया है। तो न्यूटन के 3 नियम है। तो पहला नियम हम शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का गति संबंधी नियम, उसका कथन लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ मैं जानकारी दे रही हूँ, जो जो प्रश्न कठिन है उनके उत्तर समझा दूंगी, लेकिन मैं सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं बताऊंगी क्योंकि ये उपक्रम है। तो उपक्रम आप लोगों को करना है और ये सब हम पढ़ चुके हैं। आपको अपना किताब खोलोगे साइंस वन का तो उसमें न्यूटन के पहले नियम का कथन मिलेगा, तो वो आप लोगों को यहाँ लिख लेना है। मैं सिर्फ जानकारी दे रही हूँ कि कौन सा पॉइंट लेना है और उसमें क्या क्या लिखना है। तो आप ये तीसरा पेज भी समझ लिए होंगे कि क्या करना है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, चौथे पेज पर, कि चौथे पेज पर हमें क्या करना है? न्यूटन के गति संबंधी नियम के पहला नियम का हमने कथन लिखा, तो पहले नियम के उदाहरण और
उदाहरण और स्पष्टीकरण देना है। तो बच्चों इसका पूरा प्रश्न और स्पष्टीकरण का एक वीडियो मैं आप लोगों को पहला नियम जब पढ़ा रही थी तब भेज चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ। तो उसका अगर आपको उत्तर चाहिए तो इसी वीडियो में उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसके उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। तो उपक्रम जब लिखने जाएंगे तो आप पहला उदाहरण लिखेंगे कि स्थिर अवस्था वाली कोई वस्तु बल लगाए बिना जगह से हिलती नहीं है, उसका आंसर लिखना है। टेबल पर रखी पुस्तक उठाने के लिए आवश्यक पर्याप्त बल द्वारा टेबल उठाया नहीं जाता है, उसका आंसर लिखना है। टहनी हिलाने पर विक्षेपण नीचे नहीं गिरते, उसका आंसर लिखना है। विद्युत द्वारा घूमने वाला पंखा बंद करने पर भी पूर्ण रूप से रुकने के पहले वो कुछ समय तक घूमता रहता है, इसका भी आंसर आपको डिटेल में देना है। तो ये हो गई चौथे पेज की जानकारी। अब चलते हैं अगला, हम न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम देखते हैं। तो पहला नियम हमारा कथन के साथ और उदाहरण के साथ हो चुका है। अब दूसरे नियम का कथन लिखेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है, और ये कथन किताब में भी है, उसको लिख लेना है। फिर उससे दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देता है। तो बच्चों इस दैनिक जीवन से संबंधित जो उदाहरण है ना, ये हमारे जो है किताब में ज़्यादा नहीं दिया है या नहीं के बराबर दिया है, सिर्फ दूसरे नियम से संवेग और बल का ही सूत्र परिभाषित किया गया है। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने दूसरे नियम का उदाहरण अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट करके दिया है, लिख कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैंने कोई उत्तर नहीं बताई हूँ, मैं न्यूटन के गति संबंधित दूसरे नियम से संबंधित जो भी उदाहरण 4 लिए गए हैं उसको उदाहरण स्पष्टीकरण के साथ समझाई गई हूँ। तो जैसे है कि ऊंची छलांग लगाने वाला खिलाड़ी बालू के मोटी परत पर जब गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है, क्यों? तो न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियमानुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है, अर्थात mv माइनस mu बटे टी, ये संवेग में परिवर्तन और ये समय है वो समानुपाती है बल के। तो अगर हम ऊपर वाला छोड़ दें तो 1/t विचरण का चिन्ह है बल के साथ, तो इसका मतलब है बल और समय में प्रतिलोम का संबंध है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा बल कम उत्पन्न होगा, समय कम होगा तो बल अधिक उत्पन्न होगा। अर्थात संवेग परिवर्तन में जितना समय बीतेगा उतना ही कम बल उत्पन्न होगा। तो जब ऊंची छलांग कोई खिलाड़ी लगाता है तो उसका संवेग में परिवर्तन होता है और साथ में ज़्यादा समय भी ऊपर हवा में बीतता है, जिससे कम बल उत्पन्न होता है और जब वो रेत पर गिरता है तो उसे चोट कम लगती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट हम दूसरे नियम के दूसरे उदाहरण पर जाते हैं। तो न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम का उदाहरण उदाहरण नंबर 2 है कि समान वेग वाली गेंदों में से क्रिकेट की गेंद को रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है। तो फिर न्यूटन की गति संबंधी दूसरे नियमानुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है, और जो संवेग है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात द्रव्यमान कम होगा तो संवेग कम होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा। तो टेनिस की गेंद की द्रव्यमान कम होता है तो क्रिकेट की गेंद के उसकी तुलना में उसका द्रव्यमान अधिक होता है, अर्थात टेनिस की गेंद से उत्पन्न बल कम और क्रिकेट की गेंद से उत्पन्न बल अधिक होता है, इसलिए टेनिस के गेंद को रोकना सरल होता है। ये दूसरा उदाहरण भी मैंने समझा दी। अब हम न्यूटन की गति संबंधी दूसरे नियम पर आधारित हम तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तीसरा उदाहरण देखने जा रहे हैं। तो तीसरा उदाहरण हमारा यहाँ पर क्या है कि जब तेज़ी से गतिशील ट्रक सामने से आती हुई रिक्शे को टकराती है तो रिक्शा अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान तथा वेग रिक्शे के द्रव्यमान तथा वेग से अधिक होता है। जो हम देख रहे हैं कि ट्रक का द्रव्यमान तथा वेग है रिक्शे के द्रव्यमान तथा वेग से अधिक होता है, अर्थात संवेग में परिवर्तन से उत्पन्न बल भी ट्रक का अधिक होगा। तो द्रव्यमान और वेग अधिक है तो उसमें जो संवेग परिवर्तन से बल उत्पन्न होगा वो ट्रक द्वारा वो अधिक ही होगा, और वो अधिक बल सामने किसे प्राप्त होगा? रिक्शे को। तो न्यूटन गति संबंधी दूसरे नियमानुसार संवेग परिवर्तन की दर से प्रयुक्त बल समानुपाती होता है
परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होता है। जब तेजी से गतिशील ट्रक सामने आती रिक्शे को टकराती है तो रिक्शा अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्योंकि ट्रक से उत्पन्न अत्यधिक बल सामने रिक्शा को प्राप्त होती है और इसीलिए रिक्शा अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये हो गया उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। यदि आपका मित्र रबर की गेंद एक बार धीमी गति से और दूसरी बार तेज गति से फेंकता है तो किस समय उस गेंद को पकड़ना अधिक आपके लिए आसान होगा? तो दोनों परिस्थितियों में हम द्रव्यमान समान है परंतु वेग भिन्न भिन्न है। संवेग में भी भिन्नता होती है, क्योंकि हम संवेग जानते हैं पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर होता है। तो वेग पर निर्भर होता है, तो जैसे जैसे अगर द्रव्यमान समान है और वेग हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो संवेग भी कम ज़्यादा होगा। यदि वेग जो है अधिक वेग से अधिक संवेग उत्पन्न होगा और उससे अधिक बल उत्पन्न होगा, जिससे चोट लग सकती है। इसलिए धीमी गति में आती हुई गेंद को पकड़ना आसान होता है। तो जब हम अधिक वेग से फेंकेंगे तो अधिक संवेग उत्पन्न होगा, संवेग में परिवर्तन होगा, अधिक बल उत्पन्न होगा और फिर उस गेंद को उस समय जब वो अधिक वेग से आ रही पकड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन जब वो धीमी गति से आती है तो उसको पकड़ना आसान होता है, क्योंकि संवेग कम होता है और बल भी कम उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमने ये जो है चौथा उत्तर देख लिया और इस तरह से हमने गति संबंधी दूसरे नियम के 4 उदाहरण देख लिए, जो कि किताब में नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं अच्छे से समझाती हूँ, आपके उपक्रम में ये काम आएंगे लिखने के लिए। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर, ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का भाग है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम, उसका कथन बहुत ही आसान है। क्रिया बल प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। ये किताब में दिया है, आप अच्छे से लिख सकते हो। और उसके दैनिक जीवन के जो उदाहरण हैं 4 हमें देने हैं। हमने देखो पहले नियम में भी 4 उदाहरण लिखे हैं, उसका स्पष्टीकरण का लिंक दिया जाएगा। दूसरे नियम को भी मैं समझाई और उसका उदाहरण का उत्तर भी 4 ली हूँ उदाहरण, और उसका उत्तर भी मैं आपको लिख के दी हूँ। अब हम तीसरे नियम पर आ गए। तीसरे नियम के भी 3 उदाहरण किताब में दिए हैं, चौथा मैं ली हूँ तो चौथे का मैं उत्तर समझा भी रही हूँ। तो इस तरह से आप जो उपक्रम करने वाले 2 नंबर का, उसका आधा भाग तो मैं पूरा आपको समझा ही दी हूँ। बस आपको अच्छे से एक एक पेज पे ये अच्छे से लिखते जाना है। तो ये कथन लिखने के बाद दैनिक जीवन के उदाहरण देने हैं। पहला उदाहरण लिया, बल्ले द्वारा गेंद को मारते समय बल्ले की गति कम हो जाती है, इसका स्पष्टीकरण देना है। बंदूक से गोली दागते समय बंदूक पीछे हटती है या सरकती है, उसका स्पष्टीकरण देखना है। अग्निबाण या रॉकेट की आकृति बनाकर उसका प्रक्षेपण स्पष्ट करो, ये भी तीसरे नियम पर आधारित है, इसको स्पष्ट करना है। और चौथा उदाहरण किताब में नहीं दिया है, वो मैं आपको दे रही हूँ, तो उसका आपका स्पष्टीकरण के साथ दे रही हूँ। तो इस तरह से आपका उपक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नदी किनारे नाव से उतरते समय नाव के पीछे हटने से हम किनारे पर उतर पाते हैं। नदी किनारे नाव से, उसका उत्तर क्या होगा? देखो, नदी किनारे जब हम उतरने आते हैं तो नाव पर एक पैर रखते हैं, जिससे नाव पीछे की ओर हटता है और हम आगे की ओर उतर पाते हैं। तो क्या होता है वहाँ क्रिया? तो ये तीसरे नियम पर आधारित है। नदी किनारे नाव से उतरते समय हम पैर से क्रिया बल लगाते हैं, तो उसी समय जवाब में नाव भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाता है, समान परिमाण और विपरीत दिशा में। ये लिखना शब्द भूलना नहीं है, समान परिमाण और विपरीत दिशा में नाव भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हम किनारे पर उतर पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो उपक्रम पूरा हुआ और इसके बाद जो है पूरी जो जानकारी, जितना हमने पेज लिखा है 2 नंबर के लिए, ये सारा आप लोगों को इस फाइल में लगा देना है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का ये उपक्रम तैयार हो जाएगा और ये फाइल आपको टीचर के पास सबमिट कर देना है फर्स्ट टर्म के लिए, 2 मार्क्स के लिए पहला उपक्रम। थैंक यू।